Now we will talk about method of resolution. Method of resolution is the most commonly method to calculate resultant of many forces acting on a body. In method of resolution हम सारे फोर्सेस को दो कंपोनेंट में ब्रेक कर लेते हैं. एक होता है अलोंग एक्स एक्सिस और दूसरा होता है अलोंग वाई एक्सिस. अब जितने भी फोर्सेस किसी बॉडी पर लग रहे हैं उन सभी को अगर एक्स एक्सिस के अलोंग ब्रेक कर लिया जाए तो सभी की डायरेक्शन सेम हो जाएगी, और वाई एक्सिस के अलोंग ब्रेक करने पे भी सभी की डायरेक्शन सेम होगी जो कि वाई डायरेक्शन में होगी. उसके बाद हम सारे फोर्सेस के एक्स कंपोनेंट को सम कर लेते हैं और वाई कंपोनेंट को भी सम कर लेते हैं, जिससे कि हमें केवल दो फोर्स मिलते हैं. एक होता है एक्स में और दूसरा होता है वाई में. जैसे कि हम अगर फिगर में देखें तो हमारे पास चार फोर्स हैं जो कि किसी बॉडी पर लग रहे हैं. एक फोर्स है F1 जो कि एक्स एक्सिस से बना रहा है एंगल θ1. दूसरा फोर्स है F2 जो कि एक्स एक्सिस से बना रहा है एंगल θ2. Simultaneously F3 is making an angle of θ3 with x axis and F4 is making an angle of θ4 with x axis. So अब अगर हम इन चारों फोर्सेस को x और y एक्सिस के अलोंग रिजोल्व कर लें, सबसे पहले हम बात करते हैं सारे फोर्सेस के x कंपोनेंट्स की. तो F1 वाले फोर्स का जो x कंपोनेंट होगा दैट विल बी F1 cos θ1. F2 वाले फोर्स का जो x कंपोनेंट होगा दैट विल बी F2 cos θ2. इसी तरीके से F3 और F4 का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट या x कंपोनेंट होगा दैट विल बी F3 cos θ3 एंड F4 cos θ4. और इन सारे x कंपोनेंट की डायरेक्शन सेम होगी, दैट विल बी अलोंग एक्स एक्सिस. इसी तरीके से अगर हम सारे फोर्सेस के y कंपोनेंट की बात करें तो वो हो जाएंगे F1 वाले का हो जाएगा F1 sin θ1, F2 का हो जाएगा F2 sin θ2, F3 का हो जाएगा F3 sin θ3 और F4 का हो जाएगा F4 sin θ4. सारे कंपोनेंट को रिजोल्व करने के बाद अगर हम बात करें सारे कंपोनेंट के सारे फोर्सेस के एक्स कंपोनेंट की, तो ये सभी अलोंग एक्स एक्सिस होंगे, और सारे फोर्सेस के जो वर्टिकल या वाई कंपोनेंट हैं वो सभी वाई एक्सिस के अलोंग होंगे. तो अगर हम सारे फोर्सेस के एक्स कंपोनेंट को सम करें, इन सभी को अगर सम कर लिया जाए तो मान लीजिए हमें जो नेट फोर्स मिल रहा है उसको हम लिख रहे हैं सपोज सिग्मा एफ एक्स. सिग्मा एफ एक्स इज नथिंग बट द समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक्स कंपोनेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस. सेम उसी तरीके से अगर हम सारे फोर्सेस के वाई कंपोनेंट को भी सम करें और उसको सपोज रिप्रेजेंट करें सिग्मा एफ वाई से, तो अब हमारे पास जो चार फोर्सेस ओरिजिनल थे वो केवल दो फोर्सेस में रिड्यूस हो गए. एक हो गया सिग्मा एफ एक्स विच इज अलोंग एक्स एक्सिस, और दूसरा हो गया सिग्मा एफ वाई विच इज अलोंग वाई एक्सिस. और दोनों के बीच में एंगल हो गया 90 डिग्री, क्योंकि एक एक्स एक्सिस में है और दूसरा वाई एक्सिस में है. अब हम लॉ ऑफ पैरेललोग्राम यूज करके अगर इन दोनों फोर्सेस का जो कि सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ वाई है, अगर हम इनका रिजल्टेंट फाइंड आउट करें, सपोज रिजल्टेंट इन दोनों फोर्सेस का आर है, तो आर स्क्वायर विल बी पी स्क्वायर. पी की जगह हम लिखेंगे सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा एफ वाई स्क्वायर, जो कि यहां पे क्यू का कम कर रहा है. एंड सेकेंड जो थर्ड टर्म होगा 2pq cos थीटा वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि दोनों फोर्सेस के बीच में बनने वाला एंगल जीरो है. तो रिजल्टेंट ऑफ दीज फोर्सेस विल बी अंडर रूट ऑफ सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा एफ
वाई स्क्वायर। इस इक्वेशन को यूज करके हम रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अगेन हमें रिजल्टेंट को अगर कंप्लीटली डिफाइन करना है तो रिजल्टेंट का एंगल भी बताना पड़ेगा। सपोज रिजल्टेंट आर which is shown in figure. Suppose this is resultant R and which is making an angle of alpha with x-axis. So according to again law of parallelogram, tan of alpha will be sigma fy अपॉन सिग्मा एफ एक्स। तो अगर सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ वाई की वैल्यूज हमें पता है तो इस इक्वेशन को यूज करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं सभी फोर्सेस का रिजल्टेंट, और टेन अल्फा की इक्वेशन को यूज करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं रिजल्टेंट का एक्स एक्सिस से बनने वाला एंगल। ये होता है मेथड ऑफ रेजोल्यूशन।